हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ टू यू। आज हम लोग सीटेट पेपर 2 एसएसटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था 21/1/2022 का, वो लोग जो दे दिए हैं एग्ज़ाम, उन लोग के लिए जो ठीक है। लेकिन जो भी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो ऐसे कैंडिडेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट के साथ है ना। डेट और पेपर 2 ये सभी यहाँ मेंशन है, आप देख सकते हैं। पेपर 2 है ना, एग्ज़ाम का जो डेट है यहाँ भी मेंशंस आपको मिलेंगे। और पेपर 2 है, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट का है। आप देख सकते हैं इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी है। क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट आज डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। आप देख सकते हो क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है। क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट आप पढ़ने की कोशिश करें। 1 मिनट। आप देख सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट कथन जो है ए और तर्क आर है। स्टेटमेंट ए यानी कथन ए और तर्क आर है। इसमें से आप ये देख सकते हैं कि बच्चों के विकास पर शैशवावस्था से किशोरावस्था तक ध्यान देना ज़रूरी है ना। और आर में रीज़न कह रहा है कि यद्यपि जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मस्तिष्क नमनीयता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था के संवेदनशील अवधि है। सही विकल्प चुनें, है ना दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको ये जो स्टेटमेंट है यानी ये जो अजसन है, स्टेटमेंट कथन या जसन इंग्लिश में कहते हैं, और बट ये आर जो है वो रीज़न है, यानी दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस पे बात करेंगे। यानी फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट में कि ये बच्चों के विकास पर शैशवावस्था से किशोरावस्था तक ध्यान देना जरूरी है। यस, बिल्कुल सही लग रहे हैं। और यद्यपि रीजन में कह रहा है कि जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मस्तिष्क नमनीयता के दृष्टिकोण पर, है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन सही है ना। कह रहा है कि बी, ए और बी जो है दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है। और ए और आर जो है दोनों सही है। यहाँ ए मिसप्रिंट है ना। तो यहाँ पे ए और आर क्या है, दोनों सही है। ये सीटेट के ऑफिशियल जो वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ पेपर है और सीटेट की ऑफिशियल आंसर की है। आपको ये जो वो बताया जा रहा है, ये आप काफ़ी अच्छे से ध्यान से पढ़ें ताकि एग्ज़ामिनेशन में आने वाले आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चंस नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिकरण के संदर्भ में सही है ना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिकरण में सही है। क्वेश्चंस नंबर ये 2 है ना। आप देख सकते हैं कर परिवार और स्कूल सामाजिकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थानों भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात सही है। और देखो नेक्स्ट में कह रहा है कि स्कूल बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के प्रमुख संस्थान है। नहीं, स्कूल के प्राथमिक नहीं है, ये क्या है, सेकेंडरी है, प्राथमिक नहीं। स्कूल क्या होते हैं, प्राथमिक आते हैं, लेकिन स्कूल जो है द्वितीय आते हैं ना सामाजिकरण में। लेकिन परिवार क्या है, फैमिली क्या है, वो प्राथमिक है। मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का महत्वपूर्ण संस्थान नहीं है ना। ये तो गलत आंसर है। ये मीडिया भी होते हैं और संस्थान भी, ये बच्चों के जो नॉलेज है डेवलपमेंट करने में हेल्प देते हैं। बच्चों के सामाजिकरण में धार्मिक संस्थाएं किसी तरह की भूमिका नहीं निभाते हैं, ये गलत बात है ना। यानी कि ये जो है नेगेटिव वर्ड है, यहाँ नेगेटिव वर्ड है ना। नेगेटिव शब्द को हम लोग यहाँ सीटेट में
नहीं कंसीडर करते हैं, जो पॉजिटिव हमारा आंसर है उसी को कंसीडर करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट जो है हमारा सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा ये जो है वो परिवार समाजीकरण के प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी अन्य संस्थान भी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। ये सबसे हमारा जो ऑप्शन है वो अप्रोप्रिएट है, सबसे उचित आंसर है। अब चलिए क्वेश्चंस नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, क्वेश्चंस नंबर थर्ड आप ध्यान से पढ़ें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में भेज दें, शेयर कर दें, ताकि जितने भी सभी शिफ्ट का एग्जामिनेशन हुए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है वो सभी को एनालिसिस करेंगे, है ना। ये प्रीवियस ईयर का महासंग्राम जारी है, आप इसको भूल से भी छोड़ें नहीं, स्किप करके नहीं देखें, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करने में। देखिए क्वेश्चंस नंबर 3 में कह रहा है, क्वेश्चंस नंबर 3 में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहाँ बच्चों की भावात्मक आवश्यकताओं को ध्यान रखा जाए और वो अपने आप को महत्वपूर्ण समझे, है ना। यही सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। कह रहे हैं कि यहाँ की जो बच्चे के जो भावात्मक, एक मिनट इसमें PDF में थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा एक मिनट वेट कीजिएगा। हाँ, क्वेश्चंस नंबर जो ये फर्स्ट ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बच्चों के भावात्मक आवश्यकता का ध्यान रखा जाए और वो अपने को महत्वपूर्ण समझे। यानी कि यहाँ कह रहा है कि बच्चे का जितना भी रिक्वायरमेंट है, चाहे इमोशनली हो या फिजिकली हो, उन सारे चीज़ों को, ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, वही सबसे हमारा क्या होंगे, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होंगे। तो चलिए क्वेश्चंस नंबर थर्ड में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब क्वेश्चंस नंबर फोर्थ की ओर चलेंगे। क्वेश्चंस नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, क्वेश्चंस नंबर फोर्थ यहाँ पढ़ेंगे। क्वेश्चंस नंबर फोर्थ में यहाँ देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ क्वेश्चंस नंबर फोर्थ है ना। देखिए कह रहा है कि एक बच्चे को 3 पर्वतों की 3D त्रिआयामी मॉडल दिखाया जाता है। एक अन्य व्यक्ति इसी मॉडल को भिन्न जगह से देख रही है, तो बच्चे को इस दूसरे व्यक्ति की दृष्टि क्षेत्र से दिए गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है ना। वह सही तरीके से नहीं कर पाता है। जेन पियाजे के अनुसार क्या दर्शाता है ना। यानी कह रहा है कि सबको जो 3D मॉडल है तो उसको अरेंज करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो अरेंज करने में कह रहा है यहाँ पे कि वो क्या है, आत्म केंद्रियता है ना। तो ये क्या दर्शा रहा है, नहीं कर पाता है, यानी उसके अंदर क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या होंगे, ईगो सेंट्रिज्म के अंतर्गत आते हैं, तो ये क्या जाएंगे, आत्म केंद्रियता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चंस नंबर 5 की ओर, है ना। क्वेश्चंस नंबर 5 में आपका क्या है, आप देखिएगा कि जीन पियाजे के प्रतिपादन किए थे, है ना, वो बच्चों की सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से कैसा होता है, भिन्न होता है, या फिर उससे गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, या उससे मात्रात्मक रूप से भिन्न होता है, या काफ़ी मिलती जुलती है। तो आप इसको क्वेश्चंस का आंसर बताने का कोशिश करें कमेंट बॉक्स में, है ना। ये देखिए कह रहा है कि यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, सेकंड नंबर। कह रहा है कि यह जो है वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होता है ना। यानी कि कह रहा है कि बच्चा जो सोचेंगे और वयस्क जो सोचेंगे दोनों मात्रा में सही सोचेंगे, लेकिन कह रहा है कि गुण जो होगा, क्वालिटी होगा वयस्कों का डिफरेंट होगा किससे, बच्चे से। इसीलिए कह रहा है कि वयस्क जो होंगे मात्रा गुणात्मक रूप से ज़्यादा सोचेंगे, है ना। यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, आप इन सभी को पढ़िए और अच्छा से रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चंस नंबर 6 में आ जाए, हाँ ना। 6 में कह रहा है कि बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है। लाइबाइगोस्की के इनके बीच के अंतर को किस रूप से संबंधित किया है ना। लाइबाइगोस्की के अनुसार किस रूप से संबंधित इसको किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि समीपस्थ विकास क्षेत्र होता है, जिसको हम लोग ZPD क्या बोलते हैं, ZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमिटल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग आते हैं, है ना। ये क्या है, समीपस्थ विकास क्षेत्र के अकॉर्डिंग आएंगे। चलिए क्वेश्चंस नंबर
हम लोग 7 पे चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में है ना, क्वेश्चन नंबर ये 7 ही है। यहाँ देखिए, पारस्परिक अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक उपगाम पे आधारित है। किस पे आधारित है? सामाजिक सांस्कृतिक उपगाम पे आधारित है। यानी कि जो हमारा अध्यापन है टीचिंग का, वो सोशलिस्ट भी होने चाहिए और कल्चरल भी होने चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 30 तक आज CDP का मैं डिस्कस करूँगा, है ना। आप इसमें देखिए अच्छे से, सभी सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, हाइंज दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में गलत है, क्योंकि चोरी करना क्या है? गलत होता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सही जो किस स्तर के है, रूही किस स्तर पर है ना। तो इसी में देखिए कह रहा है कि हाइंज का डिलेमा सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा कि पारंपरिक कानून व्यवस्था को आधुनिकीकरण करना, है ना। पारंपरिक कानून व्यवस्था को क्या करना? आधुनिकीकरण करना। ये हमारा सीटेट ऑफिशियल आंसर है ना। आप देख सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट का, है ना। कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतर व्यक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है। हार्वर्ड गार्डनर का जितने भी इंटेलिजेंस है इस पे पढ़ के जाइएगा, हर एक क्वेश्चन आते हैं इस पे 2 क्वेश्चन। तो कह रहा है कि अंतः व्यक्ति से क्या इसमें तात्पर्य है, क्या समझते हैं अंतः व्यक्ति बुद्धि से। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 9 में देख सकते हैं, कह रहा है कि दूसरों के मनोभाव, है ना, स्वभाव, प्रोत्साहन और नियत को पहचानने तथा उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता रखती है ना। ये अंतः व्यक्ति, है ना, ये इंटरपर्सनल है ना। और इंट्रापर्सनल दूसरे को, इंट्रापर्सनल दूसरे को, अंदर व्यक्ति को देखता है इंटरपर्सनल ना। ये आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर कितने नंबर है? क्वेश्चंस नंबर 10 आ जाइए। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है ना। कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए डैश और डैश के समावेश को प्रस्तावित करती है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये देखिए, कह रहा है कि समूह कार्य व स्व आकलन, यानी यहाँ पे आप समझिए कि जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना। ये आप देख सकते हैं कि 2020 में जो लागू किया गया था, ये कहा गया था NEP के द्वारा कि जो बच्चे समूह में, यानी कि वो ग्रुप में सीखते हैं, वो तो ज़्यादा बेहतर से सीख सकते हैं एक दूसरे से, है ना, इंटरेक्शन भी हो सकते हैं और सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। स्व आकलन, यानी कि वो बच्चा जो है वो कितना सीखा और कितना नहीं, इसका भी जांच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल सकते हैं। इसका आंसर क्या हो गया बताइए? समूह कार्य व स्व आकलन, है ना। ग्रुप में सीखने पे बच्चे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी फोकस करता है और स्व आकलन पे भी फोकस करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 11 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 11 आपको दिख रहा होगा, है ना, कि समग्र मूल्यांकन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए। पूरा समग्र मूल्यांकन मीन्स ओवरऑल, है ना, इवैल्यूएशन करने के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करना चाहिए। यानी विद्यार्थी के द्वारा जो सीखा गया है उस पे विचार करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि जितना भी बच्चे सीखे हैं वो सही सीखे हैं या गलत सीखे हैं, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 है हो गया। आप 12 देखिए। 12 यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे अधिकांशतः, 1 मिनट, थोड़ा PDF में प्रॉब्लम है। यहाँ देखिए, अधिकांशतः यह देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति, है ना, एब्सेंट में लड़कों की अपेक्षा
लड़कियों से घरेलू कार्यों को करने व छोटे भाई बहनों को देखभाल की अपेक्षा की जाती है। ये किस टाइप का उदाहरण है ना। ये आप देख सकते हैं कि किस टाइप का उदाहरण है। इसमें आप देख सकते हैं कि जेंडर को क्लासिफाइड करने की कोशिश किया गया है। ठीक है, जेंडर को बांटने की बात किया गया। जेंडर रूढ़िवादिता यानी कि कह रहा है कि जो गर्ल्स है तो वो डॉल से खेलेगा और बॉयज़ है तो वो कार से खेलेगा। यानी कह रहा है कि यहाँ आप देख सकते हैं माताओं की अनुपस्थिति, यानी लेडीज़ हैं है ना, यानी कि माताओं की अनुपस्थिति लड़कों की अपेक्षाओं लड़के से घरेलू कार्य करवाने व छोटे भाई बहनों की देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है ना। तो ये क्या है, जेंडर वाइजनेस है। ये हमारा जेंडर वाइजनेस के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। वर्ड saying क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कि इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, विशेषता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि रटकर याद करने पर बल, ये प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की विशेषता नहीं है। ये क्या है, रटकर याद करने पर बल नहीं NEP देती है ना, एजुकेशन पॉलिसी भी नहीं ऐसे बोलता है, और नहीं क्या बोलता है, NCF बोलती है कि आप रट के बच्चों को मत सिखाइए है ना, रटंत विद्या से मुक्त करवाइए। तो ये कह रहा विशेषता नहीं देती है। तो नहीं के भाई क्या हो गया, रट कर याद करने पर बल नहीं देना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन वाइगोत्स्की की परिप्रेक्ष्य से नहीं सही है ना। कह रहा है कि भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन वाइगोत्स्की परिप्रेक्ष्य से सही है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कि क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुसाधित करती है ना। कह रहा है कि उच्च मानसिक क्रियाओं की भाषा क्या करती है, सुसाधित करती है। ये सही है किसके अकॉर्डिंग, वाइगोत्स्की के अनुसार। भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन सही है, तो उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास की भाषा क्या करती है, सुसाधित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कह रहा है एक शिक्षक ने अपने छात्रों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने वयस्कों और समुदाय के सदस्यों से वार्तालाप करके अपनी विरासत के बारे में सीखें। निम्न में से उस विकल्प के चुनिए जो समाजीकरण और अधिगम के संदर्भ में शिक्षक की धारणा को क्या करता है, दर्शाता है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 में आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो ये पूरा ऑप्शन है। ये ऑप्शन को पढ़िए। कह रहा है कि बच्चों द्वारा जो समुदाय से प्राप्त ज्ञान का महत्व को पहचानना, ये भी बात सही है। यह विश्वास की सिखाना एक सामाजिक परिवेश में होता है और इससे संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है। विद्यालय में अर्जित ज्ञान को स्थानीय ज्ञान के साथ संबंध महत्व देना, यह सही है। विद्यालय द्वारा सिखाए गए ज्ञान को ज़्यादा महत्व देना, है ना, ये थोड़ा रॉन्ग लग रहा है ना। तो चलिए करेक्ट आंसर क्या है, इसमें करेक्ट आंसर की ओर हम चलते हैं। यहाँ करेक्ट आंसर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 15 का 3 नंबर, है ना, यानी कि 1। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2 और 3 सही है ना। कौन सही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1, 2 और 3, यानी कह रहा है कि बच्चों द्वारा समुदाय से प्राप्त ज्ञान को महत्व पहचानना, यह सही है। दूसरा नंबर, यह विश्वास की सिखाना कि एक सामाजिक परिवेश में होता है और इसे संबंधित स्थापित को महत्वपूर्ण है, यह भी सही है। तीसरा नंबर भी, विद्यालय में अर्जित ज्ञान का स्थायी ज्ञान के साथ संबंध महत्व करना, यह सही है। लेकिन ये कह रहा विद्यालय द्वारा सिखाए गए ज्ञान को ज़्यादा महत्व देना, और ये गलत है ना, और समाज द्वारा सिखाए गए ज्ञान को महत्व नहीं देगा, है ना, तो ये गलत है। इसलिए कह रहा कि 1, 2, 3 ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 16 में क्या कह रहा है, देखिए अधिगम अक्षमता में संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता क्या कहलाता है, यानी कि गणित में जो भी उसको पढ़ने में या लिखने में जो गणित कैलकुलेशन करने में जो प्रॉब्लम है उसको क्या कहते हैं, उस तरह के बीमारी से जो बच्चे जो कनेक्ट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं
16 में गुनज बेफल यानी कहते हैं ना कि वो क्या है, डिसकैलकुलिया है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन संबंधित प्रॉब्लम होते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, है ना। ये आप इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गुनज बेफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 हो गया, 17 की ओर चलते हैं। 17 में कह रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि सलमा 5 वर्षीय लड़की है ना। वह जब 3 साल की थी तो उसके बिना किसी बाह्य निर्देश के संगीत, वाद्य यंत्र, गिटार बजाना सीख लिया था। इस योग्यता के आधार पर उसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे, है ना। समझ में आ रही बात। कर सलमा जो 5 वर्षीय लड़की 5 साल की थी, जब वह 3 साल की थी तो उसने बिना किसी बाहर के गाइडेंस के बिना वो संगीत बजाना या गिटार बजाना जो भी है बजाना वो सीख लिया था। तो इस योग्यता के आधार पर निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे, तो आप देख सकते हैं इसमें वो उसके अंदर क्या है, प्रतिभाशाली है ना, जीनियस है, क्योंकि बिना किसी आउटर सोर्स के, बिना किसी टीचर्स के वो क्या क्या सीख लिया। चलिए नेक्स्ट में आप देखिए 18 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखेंगे, है ना, क्वेश्चन कि हार्दिक को कम दिखाई देता है। एक नाम है लड़का को हार्दिक, अध्यापक कम दिखाई देता है। अध्यापक को उसकी इस स्थिति के बारे में नहीं बताया गया, है ना। कक्षा में अध्यापक को उसके किस व्यवहार क्रिया से पता चल सकता है कि उसे कम दिखाई देता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्त। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे पढ़ने के दौरान आंखें मिचकाना, है ना, पढ़ने के दौरान आंखें मिचकानी, यानी कि जो पढ़ने के समय उसको लगा कि आँख बार बार हाथ से वो दबा रहा है या फिर उसको ये कर रहा है, मिचका रहा है, तो उससे पता चल जाता है कि इसको आँख में क्या है, ट्रबल है ना, प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे 19 में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है। एक शिक्षक अपनी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश कैसे बना सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ आप देख सकते हैं 19 में, यह पाठ्यचर्या में उपयुक्त व यथोचित समायोजन करके कैसे कर सकते हैं, पाठ्यचर्या में उपयुक्त यथोचित समायोजन है, पाठ्यचर्या में सभी चीज़ उसको शामिल करके, है ना। तो कह रहा है कि ये सबसे क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या है, अप्रोप्रिएट है। आप देख सकते हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 19 हो गया, 20 की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। एजसन ए कथन ए में कह रहा है कि समावेशी शिक्षक प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करती है। समावेशी जो शिक्षक हैं प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करती है। फिर आर कह रहा है, रीज़न क्या है कि समावेशी शिक्षा सिर्फ अपूर्णता के दृष्टिकोणों पर कार्य करती है। सही विकल्प चुने, है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं 20 में 4 ए और आर क्या है, दोनों ही गलत है। कह रहा है कि समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली बच्चों को नहीं शामिल करेगा, ये तो गलत ही लग रहा है ना, गलत ही पूरा है। समावेशी शिक्षा सिर्फ अपूर्णता दृष्टिकोण पर कार्य करती है, नहीं, ये भी गलत है। तो क्या हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे कि ए और आर क्या है, दोनों क्या है, गलत है। यहाँ 21 में आइए। 21 में क्या कह रहा है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप पूरा एनालिसिस देख कर जाइएगा तभी आपको 60% बेनिफिट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा परासंज्ञात्मक कौशल का निरूपित करता है ना। परासंज्ञात्मक है को निरूपित करता है, तो इसमें आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के कि अपने ही सोच की विधियों के विषय में सोचना, है ना। परासंज्ञात्मक यानी कि सेल्फ सेंटर्ड, ये वो आप सिर्फ अपना ही विषय के बारे में सोचता है, तो उसको क्या कहते हैं, परासंज्ञात्मक कौशल को निरूपित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 22 के बारे में चलेंगे। 22 क्या कह रहा है, 22 कह रहा है यहाँ फ्रेंड्स देख सकते हैं कि एक अध्यापिका जो है यानी कि वो फीमेल टीचर हैं, किसी एक विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहता है ना, यानी सोच के आधार पर पढ़ा दिए और उसके बाद मैप बनाने के लिए बोल रहे हैं कि कैसे बनेगा, है ना, यह किस में सहायक होगा, है ना, ये अब बताइए, है ना। 22 का क्वेश्चन नंबर 22 का आप सही आंसर आप देखेंगे तो इसमें आपको संरचनात्मक मूल्यांकन संचालित करने के लिए, ये भी बात सही है। और देखिए कारक विद्यार्थियों के मुख्य बिंदुओं को सार लिखने की क्षमता को परीक्षण करना, ये भी सही है। विद्यार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु रूबरिक को विकास करना, है ना, यानी कि उसका जो डिस्टेंस है या फिर जो प्लेस है मैप में किस जगह कौन सी चीज़ होते हैं वो सभी को
लव करने के लिए ये क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना, 1, सेकेंड और थर्ड तीनों क्या है, करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं 23 की ओर। यहाँ देखिए 23 की ओर, 23 में आप देख सकते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी किस प्रकार के वातावरण में सबसे प्रभावी रूप से सीखते हैं, यानी कि वो प्राइमरी क्लास के बच्चे है ना, तो उसको प्रभावी रूप से सिखाना था, कैसे सीखेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 का ऑप्शन पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है कि जहाँ विद्यार्थियों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं को क्या करता हो, फुलफिल करता हो, पूर्ति करता हो और उनका ध्यान में रखा जाता हो, है ना, उनकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखा जाता है ना। तो वहीं पे ज़्यादा जो है प्राइमरी स्कूल के बच्चे क्या करेंगे, 1 to 5 क्लास के बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से क्या करेंगे, लर्न कर पाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, 4 कैरेक्टर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 हो गया, 24 में है। 24 में निम्नलिखित में से कौन सी शैली एक प्रभावशाली विद्यालयों में प्रयोग में लाई जानी चाहिए, है ना। तो 24 का क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कर सकता है कि सहयोगात्मक अधिगम है। निम्नलिखित में से कौन सी शैली प्रभावशाली यानी इफेक्टिव होना चाहिए, विद्यालयों में लाई जानी चाहिए, तो वो कौन सा होगा, सहयोगात्मक यानी कोऑपरेटिव, एसोसिएटिव यानी इंटीग्रेटेड करके चलेंगे, है ना। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं, 24 हो गया, 25 क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि आंतरिक या स्वतः स्फूर्त प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं 25 का करेक्ट आंसर में कि ऑप्शन नंबर 2 जब इसे पढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जो है वो जानने की क्या है, उत्सुकता है, यानी उसके अंदर क्यूरियोसिटी है। एक विद्यार्थी जो है उसके नॉलेज जानने के लिए क्या है, उसका रिजल्टेड क्यूरियोसिटी है। स्फूर्ति क्यों रहता है, एक्टिवनेस क्यों रहता है, क्योंकि उसके अंदर नॉलेज जानने की क्या है, उत्सुकता है कि हम जब एग्ज़ाम दिए हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, परिणाम क्या आएगा, उन सभी के बारे में जानने के अंदर उसकी क्या है, क्यूरियोसिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं फ्रेंड्स 26 में आप देख रहे हैं कि कौन सी स्थिति संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि को क्या करता है, दर्शाता है ना। तो 26 का फॉर्म देखिए, कह रहा है कि अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करने के लिए कहता है ना। समकालीन यानी कि कह रहा है कि जितने भी डिबेट्स करने के लिए बोल रहा है ना, यानी इन द सेंस कह रहा है कि यहाँ पे आप जितने भी बच्चों से आप आपस में अगर कोई टॉपिक ले लेते हैं, 2 टॉपिक उस पर डिबेट करवाते हो, तो वो क्या होते, कंस्ट्रक्टिव नॉलेज उसके अंदर एक्वायर करता है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 ख़त्म होते हैं और 27 की ओर आते हैं। 27 में देखिए, कह रहे कक्षा के सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए, कक्षा में सकारात्मक यानी पॉजिटिव समूह क्रिएट करने या सक्रिय करने के लिए, यानी कि एक्टिव रखने के लिए कौन सी रवैया या रुख सर्वाधिक क्या है, उपयुक्त है यानी इन द सेंस कर रहे हैं कि समस्या समाधान के लिए कक्षा के सभी विद्यार्थियों को बातचीत करने और सहयोग करने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना यानी अप्रिशिएट करना। ये सबसे क्या होगा, सक्रियता में एक्टिवनेस रखने के लिए और ग्रुप में वर्क करने के लिए भी क्या है, काफ़ी अप्रोप्रिएट है ना, काफ़ी उचित है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। 28 में क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि बहुधा है ना, कुंभकार और कुंभ का एक रूपक उपयुक्त किया जाता है, जिसके द्वारा यह दर्शाया जाता है कि जैसे परंपरागत शिक्षा है ना, ट्रेडिशनल एजुकेशन शिक्षक के कुंभकार के रूप में देखती है, जो कुंभ रूपी विद्यार्थियों को आकार देकर उसमें ज्ञान उड़ेलता है। इस प्रकार की समयवादी क्यों है ना। 28 का अगर करेक्ट आंसर देखें तो विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं और अधिगम का निर्णय उनकी शिक्षक एवं समकालीन शिक्षार्थियों जो होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ सक्रिय क्या होते हैं, भागीदारी होती है ना, यानी वो पार्टिसिपेशन करते हैं। ये करेक्ट है आंसर है ना 28 का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 के चलते हैं। 2 क्वेश्चंस बच गए हैं फ्रेंड्स। अब अगर इस चैनल पर नए हो तो आप क्या कर सकते हो, लाइक सब्सक्राइब है ना, कमेंट कर सकते हैं कि इसमें और क्या इन्हांस करनी चाहिए है ना, और सारे सब्जेक्ट का लाना होगा तो फिर बताइएगा कमेंट करके फ्रेंड्स कि और भी सब्जेक्ट मैं इसमें लाऊंगा और डिस्कशन करूंगा है ना। देखिए कर बच्चों के कार्य में त्रुटियां
त्रुटियों को क्या दर्शाता है। अगर बच्चा कोई काम कर रहा है स्कूल में, अगर कोई गलती हो जाता है तो वो क्या दर्शाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना। क्वेश्चंस नंबर 29 में आप देख सकते हैं कि शिक्षक पूर्णतः विश्लेषण कर बच्चों से विचार विमर्श करना चाहिए, है ना। ये नहीं कि गलती हुआ तो मार्क डंडा से, है ना, डेंगा दिया, है ना, इस तरह से नहीं करना चाहिए। उस पर बच्चे की गलतियों पर एनालिसिस करना चाहिए कि कहाँ गलती हुआ, किस कारण से हुआ, उस गलतियाँ जो हुआ है उसके कारणों के बारे में जाननी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 30 नंबर, है ना। आज की लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर आप पढ़ते हैं। आप देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया माध्यमिक विद्यालय, है ना, माध्यमिक मिडिल स्कूल, यहाँ में देख सकते हैं कि विद्यार्थियों को समाचलनात्मक मतलब क्रिएटिविटी, चिंतन का संवर्धन कर सकता है ना, यानी कि उसको अप्रिशिएट कर सकता है क्रिएटिव बनने के लिए, है ना, प्राथमिक स्कूल के बच्चे को। तो कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि विद्यार्थियों को किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए कहना और सवाल पूछना, है ना। कोई भी टीचर अगर मिडिल स्कूल के शिक्षक पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, तो वहाँ पे बच्चे से क्वेश्चंस पूछेंगे, है ना, और उस विषय पे चर्चा करने के लिए बोलेंगे, है ना फ्रेंड्स। चलो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट पार्ट 2 में। ये क्या था, आपको डेट लिख देता हूँ। ये जो है 21/1/2022, यानी कि जो सबसे लास्ट एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से हम लोग शुरू किए हैं। और ये शिफ्ट नंबर फर्स्ट का, है ना, शिफ्ट नंबर ये सेकंड का था, है ना, पेपर 2 है, ये पेपर 2 है। और ये हमारा फर्स्ट क्लास है पेपर 2 का, है ना। यहाँ से आपका शुरू होता है, और अगर आप चाहते हो पेपर 1 का भी लाएँ हर एक सब्जेक्ट का, तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊँगा और उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स दोस्तों। अगर आपको किसी तरह का त्रुटि हुआ है उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगर इसमें कुछ इन्हांस होना चाहता है तो आप इसमें शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।